और इस बुरे काल, ये पृष्ठभूमि अब तैयार करती है वह ग्राउंड, वह मैदान जिसे हम कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। राजनीतिक ऊहापोह, आर्थिक कठिनाइयाँ और जन आंदोलन, इसी की पृष्ठभूमि में होता है गैर कांग्रेसवाद का जन्म। तो यदि हम गैर कांग्रेसवाद के ज़्यादा प्रभावशील या उसके जन्म और प्रभावशील होने के कारणों पर जाएं तो ये 3 कारण मुख्य हैं: राजनीतिक उथल पुथल, आर्थिक कठिनाइयाँ और जन आंदोलन। उसके परिणाम स्वरूप जो जन आंदोलन जन्म लेता है और उग्र रूप लेता है। ये जो गैर कांग्रेसवाद का जो विचार था, या इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे हालात को, इस पूरी स्थिति को कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस के खिलाफ उसका उपयोग करना, कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए, स्थितियां निर्मित करने के लिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस रणनीति के, इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के पीछे राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हाथ था। बहुत प्रसिद्ध नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर आने की प्रेरणा दी। तो राम मनोहर लोहिया गैर कांग्रेसवाद के एक तरीके से जनक माने जा सकते हैं। उन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रणाली जो है, उनका क्या सोच थी कि कांग्रेस प्रणाली, जिसका मैं जिक्र पूर्व में लगातार करते रहा हूं, वह अलोकतांत्रिक है, पहली बात। दूसरी बात, वह गरीब विरोधी है। इन 2 बिंदुओं पर उन्होंने प्रहार करते हुए, कांग्रेस की इन 2 नीतियों पर प्रहार करते हुए जनता का समर्थन हासिल करने में सफलता पाई। और जनता वैसे भी कांग्रेस के अलावा कुछ और, किसी और को देखना चाह रही थी सत्ता में, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों ने जो स्थिति देश की कर दी थी, या जो स्थितियां देश की निर्मित हो चुकी थी, उसके लिए जनता कांग्रेस को ही दोषी मान रही थी। तो राम मनोहर लोहिया इन सब स्थितियों का फ़ायदा उठाते हैं, विपक्षी दलों को एक मंच पे लाते हैं और कांग्रेस प्रणाली को दोष देते हुए इसे अलोकतांत्रिक और गरीबी विरोधी बताते हैं, गरीबों का विरोधी बताते हैं और आह्वान करते हैं कि ऐसी सत्ता को अब उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। और ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकने का दायित्व जो है वह विपक्षी दलों का है। अर्थात जनता ने अपना काम कर दिया, जनता अब सड़क पर आ चुकी है, लेकिन उसको नेतृत्व चाहिए। और वो नेतृत्व कहाँ से मिलेगा? किसी राजनीतिक दल से। तो ये ज़रूरी है कि राजनीतिक दल किसी एक मंच पर आएं, वो अपना दायित्व समझें, जनता की आवाज़ को महसूस करें और एकजुट होकर कांग्रेस का विरोध करें, कांग्रेस का प्रतिरोध करें। उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 आम चुनावों में यदि उसको हम बारीकी से देखें, उसका विश्लेषण करें, तो हर चुनाव में कांग्रेस को कुल मतों का 40 से 50% मत मिला है। कुल मतों का 40 से 50% मत ही उसको मिला है, यानी हर 100 मत में ज़्यादा से ज़्यादा उसे 50% मिला। अर्थात दूसरा 50 मत उसे नहीं मिला, दूसरा 50 मत विरोधी दलों को गया। पर चूंकि ये विरोधी दल टूटे हुए थे, बटे हुए थे, एकजुट नहीं थे, इनके वोट टूटे हुए थे, इसलिए इनका जीतना नामुमकिन ही था। उन्होंने जनता के सामने अपने विश्लेषण, अपने एनालिसिस के कुछ और बिंदु रखे और उनका कहना था कि मात्र 50% वोट मिलने पर कांग्रेस को लोकसभा की 3/4 सीटें मिल जाती हैं। अर्थात अन्य 50% चूँकि टूटे हुए हैं, वे उन लोगों के वोट कट जाते हैं, इसलिए उनको कोई ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। ये नतीजा उन्होंने निकाला कि देश के 55% से अधिक मतदाता
कांग्रेस के खिलाफ हैं, ऐसा उनका निष्कर्ष था पिछले 3 आम चुनावों के परिणामों के आधार पर। लोहिया के द्वारा ये दिए गए निष्कर्ष एक तरीके से वैज्ञानिक अध्ययन, आंकड़ों के आधार पर किए गए इस अध्ययन को उन्होंने जनता के सामने बारंबार रखा, विरोधी दलों के नेताओं के सामने बारंबार रखा और ये साबित करने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया कि हम लोगों के बीच में जो अनेकता है, हम लोगों के बीच में जो विरोध है, उससे हमारे ही वोट बट जाते हैं। अतः हम सबको एकजुट होकर कांग्रेस का मुकाबला करने और उसे सत्ता से हटाने का प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये कि राम मनोहर लोहिया का कहना था, एकजुट हो तो कांग्रेस के पराजित होने की पूरी संभावना है। इस एकजुटता की भावना को विकसित करने में राम मनोहर लोहिया का बहुत बड़ा हाथ था और परिणाम क्या होता है कि जब इस अध्ययन के परिणाम विरोधी दलों को दिए जाते हैं, इस अध्ययन पर व्यापक विचार विमर्श होता है, तो सभी इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, सभी दल की एकजुट होने की ज़रूरत है और अंततः वे लोग एक मंच पर आते हैं। कई जगह तो कुछ राज्यों में तो कांग्रेस के खिलाफ सब लोग एक होते हैं और कुछ राज्यों में सीटों के लेकर इनके बीच में सहमति होती है कि जिस सीट पर ये दल लड़ रहा है उस सीट पर विरोधी दल, दूसरे दल नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार इन 2 तरीकों से कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम छेड़ा जाता है। तो ये है गैर कांग्रेसवाद की उत्पत्ति के कारण और गैर कांग्रेसवाद की भावना को अग्नि देने का काम राम मनोहर लोहिया करते हैं। उन्हें सबको एक मंच पे लाने का काम राम मनोहर लोहिया करते हैं और किस प्रकार से कांग्रेस को पराजित करने की रणनीति बनती है। कुछ राज्यों में सारे विरोधी दल कांग्रेस के खिलाफ, यानी एक ओर कांग्रेस और दूसरी ओर पूरे विरोधी दल एकजुट होकर एक दल के रूप में। दूसरा, कुछ अन्य राज्यों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति हो जाती है, तालमेल बैठा लिया जाता है। ये तरीका अख्तियार किया उन्होंने कांग्रेस को पराजित करने का। अब चुनाव होता है, जैसा मैंने बताया, इंदिरा गांधी को मात्र 1 वर्ष भी नहीं था प्रधानमंत्री बने कि चुनाव सर पे आ बैठता है और जो कांग्रेस संगठन के जो बड़े बड़े नेता थे, उनकी ये सोच थी कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के नाते चूँकि उन्हें अनुभव नहीं है, वे हमारी ओर सतत रूप मुखातिब होंगी और ऐसा हुआ भी। प्रारंभिक महीनों में चुनाव की तैयारियां हुई, चुनाव होता है और चुनाव का जनादेश क्या आता है। चौथा आम चुनाव 1967, व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण, ये 2 मुख्य कारण हो जाते हैं। व्यापक जन विरोध, व्यापक जन असंतोष, जिसके कारणों का हम जिक्र कर चुके हैं, और ऊपर से राजनीतिक दलों का ध्रुवीकरण, एक दूसरे के साथ मिलना, एकजुट होना, विरोधी होना। एक ध्रुव में कांग्रेस, दूसरे ध्रुव में अन्य दल एक साथ। इस माहौल में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होते हैं फरवरी में। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना चुनाव लड़ती है। ये एक बहुत अहम बिंदु था कि इंदिरा गांधी अब सामने रहती हैं और वह भी एक अनुभव की कमी के दौर से गुजर रही हैं। वह भी एक ऐसे काल से गुजर रही हैं जो बड़ा विषम काल माना जाता है भारत के इतिहास में, और ऊपर से नेहरू की अनुपस्थिति। पहली बार भारत में लोकसभा चुनाव बिना नेहरू के होता है। फरवरी 1967 तक ये में चुनाव होते हैं और 25 करोड़ मतदाता इसमें भाग लेते हैं। मतदान का प्रतिशत रहता है 61.33, अर्थात हर 100 में 61 लोगों ने मतदान किया। कौन 100? वे 100 जो मतदान के अधिकारी थे, यानी मतदान की पात्रता रखते थे।
ऐसे 25 करोड़ लोगों में 61% लोगों ने मतदान किया। लोकसभा की 520 और राज्यसभा की लोकसभा की 520 और राज्य की विधानसभाओं की लगभग 3466 सीटों के लिए चुनाव हुआ। हर राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे छत्तीसगढ़ की 90 है, ऐसे उत्तर प्रदेश की 300 के आसपास। हर राज्य की अलग अलग होती है, पर कुल संख्या जो थी विधानसभा के सीटों की 3466। इतनों के लिए चुनाव होता है। चुनाव परिणाम ऐसे होते हैं जो पूरा नक्शा बदल देते हैं। राजनीति का नक्शा ही बदल जाता है, राजनीति का मानचित्र ही बदल जाता है। 17 राज्य जहां चुनाव हुए, केवल 9 में कांग्रेस को बहुमत मिलता है। कहाँ वो कांग्रेस जिसका हर राज्य में शासन था, अब वह सिमट कर राज्यों में मात्र 9 राज्यों में रह जाती है, अर्थात 8 राज्यों में उसे पराजय मिलती है। और जो राज्य जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला वे थे आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आदि आदि। लोकसभा के 520 स्थानों में कांग्रेस को केवल 280 मिलता है। 520 में 280। बहुमत के लिए कितना चाहिए होता है? 520 का आधा, वह बहुमत के लिए। लेकिन यदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोकसभा में मतदान होना है और उसमें जीतना है सरकार को, तो उसे 2/3 बहुमत चाहिए। अभी तक कांग्रेस को 2/3 से भी ज़्यादा बहुमत मिलता था। 3/4 तक उसकी संख्या रहती थी। यहाँ पर वह सिमटकर अब 280 सीटों पर आ गई। स्वतंत्र पार्टी ने लोकसभा में 42 स्थान प्राप्त किए, जबकि पिछले निर्वाचन में उसे केवल 18 मिले थे। भारतीय जनसंघ को 14 के मुकाबले इस बार 35 स्थान मिले। प्रतिशत की यदि हम बात करें तो कांग्रेस का प्रतिशत 40 था, 40.73, यानी 100 मतदाताओं में 40.73 मतदाता अभी भी कांग्रेस के साथ थे। इसी का परिणाम था कि कांग्रेस को अब इतनी विषम स्थिति में भी 280 सीटें मिल गईं। जनसंघ को 9.41%। जनसंघ का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जनसंघ वही पार्टी है जिसके भारतीय जनता पार्टी के मूल में जनसंघ पार्टी है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। वर्तमान भारतीय जनता पार्टी जिसका केंद्र में शासन है और जो मेजॉरिटी में है, उसके मूल में जनसंघ पार्टी है। तो जनसंघ पार्टी की शुरुआत देखिए, उसके 9.41% से वोट मिलते हैं। यदि हम राज्यों का कुछ जिक्र करें तो स्थिति कुछ इस प्रकार थी जो आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कुल कितनी सीटें से मिली। कांग्रेस को देखिए 33 सीटें, 133 में 32। पश्चिमी बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि आदि। तो इसका आप अध्ययन करेंगे तो एक आपको अंदाज हो जाएगा कि कांग्रेस की स्थिति बनाम विरोधी दल की स्थिति कैसी रही। गैर कांग्रेसवाद की बात अधूरी हो जाएगी यदि हम थोड़ा सा गैर कांग्रेसवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले जनक राम मनोहर लोहिया के बारे में और उनके परम सहयोगी कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा और न जानें। तो थोड़ा सा हम इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। श्री कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 और मृत्यु 1988। दिसंबर 70 और जून 71, फिर उसके बाद जून 77 और अप्रैल 89 के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। इस 2 काल में वे मुख्यमंत्री रहे और काल देखिए 70-71। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, समाजवादी विचारधारा के नेता थे और मजदूरों और किसानों के लिए इन्होंने विशेष काम किया। मजदूरों और किसानों की आवाज़ को राजनीति के सर्वोच्च मंच में
लोकसभा में और अन्य विशिष्ट मंचों में पहुंचाने का काम कर्पूरी ठाकुर ने बखूबी निभाया। बड़े सरल प्रकृति के, सरल विचार के और बहुत सरल जीवन यापन करने वाले नेता थे। राम मनोहर लोहिया के प्रबल समर्थक जयप्रकाश नारायण द्वारा बाद में चलाए गए आंदोलन में भागीदारी, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में, जो मैंने बताया, उस दौरान बिहार में पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले व्यक्ति, पिछड़ों के लिए आरक्षण लागू करने वाले व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनकी एक खासियत थी, ये जमीन से इतने जुड़े हुए थे, मजदूर, किसान, श्रमिक वर्ग, दलित, इन लोगों के साथ इतने जुड़े हुए थे कि अंग्रेजी भाषा के इस्तेमाल के ये सख्त विरोधी थे। किसी भी सरकारी कार्य में अंग्रेजी के इस्तेमाल पर इनका प्रबल विरोध होता था, क्योंकि इनका मानना था कि भारत की अधिकतर जनता और खासकर इस तबके की जनता हिंदी भाषी है, इसलिए अंग्रेजी का इनका सतत विरोध रहा। दूसरे व्यक्ति हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का स्वर्गवास 1967 में होता है, यानी उसी वर्ष जिस वर्ष चौथे लोकसभा चुनाव हुए। लेकिन अपनी मृत्यु के पूर्व उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था कि गैर कांग्रेसवाद अपनी जड़ मजबूत करे। कर्पूरी ठाकुर की तरह ये भी एक समाजवादी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसके साथ ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मूल पार्टी में विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी में आए और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता बनते हैं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कुल मिलाकर ये समाजवादी रहे, ये सोशलिस्ट रहे। 1963 से 67 तक लोकसभा के सांसद रहे। उसके बाद मैनकाइंड और जन इसके संपादक रहे, संस्थापक संपादक। गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान, ये एक बिल्कुल अलग विचारधारा इनकी थी। तो आपको केवल याद रखना है कि समाजवादी सिद्धांत, गैर यूरोपीय समाजवादी सिद्धांत के विकास में इन्होंने योगदान दिया। इस विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए इस अध्याय में इनका नाम हम बारंबार सुन रहे हैं, वह है गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार के रूप में। गैर कांग्रेसवाद की रणनीति बनाने में इनका अहम योगदान रहता है। कर्पूरी ठाकुर जैसे ये भी अंग्रेजी के प्रखर विरोधी रहे और एक ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित रहे जिन्होंने शुरू से ही नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। राम मनोहर लोहिया किसी समय नेहरू के निकटस्थ लोगों में जाने जाते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब नेहरू की छत्र छाया में बढ़े पले नेताओं में ही नेहरू के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति, उनकी कार्यशैली के प्रति विरोध शुरू होता है। और राम मनोहर लोहिया ऐसे नेताओं में, सबसे प्रारंभिक नेताओं में थे जिन्होंने नेहरू का विरोध करना शुरू किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नेहरू अभी तक एक अजात शत्रु के रूप में, एक बहुत बड़े विशाल नेता के रूप में भारत ही नहीं, विश्व राजनीति में अपनी गहरी पैठ बना चुके थे। लेकिन राम मनोहर लोहिया अपने विचारों के कारण नेहरू से हमेशा टकराते रहे। राज्यों में दलीय स्थिति की सूची को यदि हम और आगे देखें तो आप पाएंगे कि कितने सारे राजनीतिक दल अब पनप चुके थे। अभी तक जो हमने अध्ययन किया उससे ऐसा लग रहा था कि मानो भारत में 1947 के बाद कांग्रेस ही एकमात्र दल था और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ छुटपुट 2-3 दल और आए होंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं। आप ये सूची देखिए, क्षेत्रीय दलों की इतनी लंबी सूची और उनके द्वारा स्थानीय विधानसभा के चुनाव में कुछ सीटें हासिल किया जाना, यह एक बदलाव की ओर इशारा करता है, यह एक परिवर्तन की हवा की ओर इशारा करता है। ये दलीय स्थिति में मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो हम कह सकते हैं कि 1967 के चुनाव बहुत ज़्यादा उलटफेर वाले रहे।
आप देखेंगे इस नक्शे में, आप देखिए विधानसभा चुनाव परिणाम 1967, तो आप पाएंगे कि उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में गैर दलीय सरकार आती है, गैर कांग्रेसी सरकार आती है। अर्थात इन क्षेत्रों में जहां अभी तक कांग्रेस का वर्चस्व था, अब वो समाप्त होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसका अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि ये क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय दलों का प्रभाव केवल एक आध जगह ही सीमित नहीं था। लगभग हर क्षेत्र में आप पाएंगे कि क्षेत्रीय दल अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल हुए हैं। बड़ा विस्तारित क्षेत्र दिखाई दे रहा है। 1967 के चुनाव में काफ़ी उलटफेर और इसीलिए राजनीतिक भूचाल, राजनीतिक भूकंप का काल हम कहते हैं। इस चुनाव में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार आती है, केंद्र में तो कांग्रेस सफल होती है अपनी सरकार बनाने में। 520 में उसे 280 सीटें मिलती हैं। यद्यपि वह भी पहले की तुलना में बहुत कम थी, पर सरकार बनाने के लिए पर्याप्त। वहीं 7 गैर कांग्रेसी राज्यों में 7 गैर कांग्रेसी सरकारें बनती हैं। जहां राजस्थान की ओर यदि देखें तो राजस्थान में भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने कुछ फेरबदल करके, कुछ राजनीतिक दांव पेच खेलकर अपना बहुमत हासिल किया, कुछ अन्य दलों की मदद ली और उनकी सहायता से अपनी सरकार बनाती है। तो कहने को तो यह है कि लगभग 8 राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब हो गई। पहली बार भारत में बड़े पैमाने पर गैर कांग्रेसवाद की लहर देखी गई और राज्यों में जो कांग्रेस का एकाधिकार था वो समाप्त होता है। इस एक राज्यों में एकाधिकार के समाप्त होने का परिणाम क्या होता है कि यदि आप भारत के नक्शे को देखें तो दिल्ली में राष्ट्रीय सरकार है और उस राष्ट्रीय सरकार के मातहत भारत की संघीय शासन प्रणाली के तहत राज्यों में राज्य सरकारें हैं। अब उनमें से 8 सरकारें गैर कांग्रेसी हैं और गैर कांग्रेसी सरकारें जब तब अब केंद्र सरकार के साथ नोक झोंक करती हैं। गैर कांग्रेसी सरकारें अब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ लगातार प्रचार करती हैं और इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति अब बद से बदतर होने की स्थिति में आ गई। गैर कांग्रेसवाद का प्रभाव इतना बढ़ा कि अब नए नए दांवपेच, नए नए हथकंडे कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा अपनाए जाने लगे। उसी हथकंडों में, उसी नए तरीकों में एक तरीका था गठबंधन। गठबंधन की राजनीति प्रारंभ होती है। वर्तमान में आपने सुना होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में केंद्र में किसका शासन है, भारतीय जनता पार्टी का या किसी गठबंधन का। यदि आपके सामने प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का शासन है या किसी गठबंधन का शासन है या किसी अन्य दल का शासन है, या ये तीनों ही उत्तर गलत हैं? सही उत्तर है गठबंधन का शासन। गठबंधन कौन सा गठबंधन है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA। NDA में बीजेपी का बहुत ज़्यादा बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा बहुमत है। NDA को जितनी सीटें लोकसभा में मिली हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है और इसीलिए NDA के अंदर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और इसलिए हम बार बार कहते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
वास्तव में केंद्र में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और दूसरा गठबंधन कौन सा है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका नेतृत्व कांग्रेस और उसके साथ अन्य दल। एनडीए में बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों वाला दल और उसके साथ उसके सहयोगी दल जुड़े हुए हैं जिनकी संख्या 15-20 के आसपास। ऐसे ही यूपीए में कांग्रेस का वर्चस्व है और उसके साथ उसके सहयोगी दल हैं। ये एक गठबंधन है। ऐसी राजनीति की शुरुआत इस काल में होती है। तो अब अगला बिंदु जो है वह है गठबंधन की राजनीति। मद्रास को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में जो विभिन्न दल थे उन्होंने आपस में मिलकर गठबंधन सरकारें बनाई। जो 7-8 जगह ये लोग जीते उनमें सब जगह गठबंधन सरकारें आई, क्योंकि अपने बल पर किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिली कि वह स्वयं अपने नाम पे सरकार बना सके। उसने सहयोग किया। विरोधी दलों को जो राम मनोहर लोहिया ने एक मंच पे लाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया था, उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए ये विरोधी दल एकजुट होते हैं, एक गठबंधन बनाते हैं और सरकारें चलाते हैं। केवल मद्रास को छोड़कर बाकी सब जगह लगभग यही होता है। ये जो गठबंधन बनता था इसे संयुक्त विधायक दल कहा जाता था। क्या कहते थे? संयुक्त विधायक दल। संयुक्त विधायक दल ऐसा गठबंधन जिसमें विभिन्न पार्टी के सदस्य विधायक एकजुट होकर अपना बहुमत साबित करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो सरकार को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा जाता था। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार है, ऐसे ही उस समय संयुक्त विधायक दल की सरकार मानी जाती थी। विपक्षी दलों ने अपनी अपनी विचारधाराओं को, अपनी अपनी नीतियों को एक तरीके से दरकिनार कर दिया, क्योंकि यदि वे अपनी नीतियों पर अड़ते तो ये एकजुटता नहीं आती। यदि अपनी विचारधाराओं में को पकड़े रहते तो टकराहट बहुत होती। लेकिन अभी तो मूल मुद्दा था कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना और उसके लिए ज़रूरत थी एकजुट रहना। तो एकजुट रहने की आवश्यकता ने उन्हें अपनी विचारधाराओं को, अपनी नीतियों को एक तरीके से दरकिनार करने के लिए विवश कर दिया और केवल एकल नीति का पालन कर, एकल नीति अपनाने के लिए वे लोग तैयार हो गए, क्योंकि उद्देश्य था सत्ता से कांग्रेस को दूर रखना। यही गैर कांग्रेसवाद है। गैर कांग्रेसवाद की जो सोच थी, गैर कांग्रेसवाद का जो विचार था, जो भावना थी, वह इतनी गहरी हो चुकी थी। अब दूसरे शब्दों में कांग्रेस के खिलाफ अब नाराजगी, विरोध इतना गहरा हो चुका था कि विभिन्न दल अपनी वैचारिक मतभेदों को दूर रख के एकजुट होने को तैयार थे, सहमत हो गए थे। यदि हम उदाहरणों की बात करें संयुक्त विधायक दल की, तो पंजाब के पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट वहाँ बनाया गया। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, जिसमें अकाली दल के दोनों गुट आए, संत गुट आया, तारा सिंह गुट आया। यद्यपि ये दोनों गुट बिल्कुल विरोधी थे, संत गुट और तारा सिंह गुट ये बिल्कुल विरोधी थे, लेकिन कट्टर विरोधी थे, लेकिन कांग्रेस को दूर रखने के लिए एक मंच पर आने को तैयार थे। ऐसे ही साम्यवादी दल, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, एसएस पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जनसंघ, ये सब शामिल हुए। ये पंजाब का यूनाइटेड पॉपुलर फ्रंट था और इस प्रकार इन्होंने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। बिहार की यदि बात करें तो बिहार में भी यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी, जो उन्होंने गठबंधन किया, उसका नाम दिया यूएलपी, यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी,
जिसमें एसएसपी, पीएसपी, सीपीआई, जनसंघ आदि शामिल थे। इनकी संयुक्त सरकार बनी। तो जनसंघ पंजाब में भी सत्ता में आता है गठबंधन के आधार पे, जनसंघ बिहार में भी सत्ता में आता है गठबंधन के आधार पे, क्योंकि अपने बल पर इनके पास इतनी सीटें नहीं थी कि वे स्वयं सरकार बना सकें। तो गठबंधन विवशता थी, और विवशता क्या थी? कांग्रेस को दूर रखने की व्यवस्था। तो हम इस काल में चुनाव परिणाम देखते हैं जो बड़े आश्चर्यजनक हैं। चुनाव परिणामों के साथ हम देखते हैं कि कुछ नई तरीके का खेल, राजनीतिक खेल प्रारंभ होता है, जिसमें पहला है गठबंधन की राजनीति, और दूसरी बात जो इस काल में सामने आती है, दूसरे पैतरे जो इस काल में अपनाए जाते हैं, राजनीतिक दांव पेच, उसके तहत हम देखते हैं दल बदल। जिस पार्टी से चुने गए उस पार्टी को त्याग देना और उसके बदले दूसरी पार्टी में चले जाना, दल बदल इसे ही कहते हैं। दल बदल क्या है? मैं एक पार्टी से रायपुर की विधानसभा सीट के लिए चुनाव लड़ता हूं। आप समझ रहे हैं? मैं एक पार्टी से, मान लीजिए मेरी पार्टी का नाम एक्स पार्टी है या मेरी पार्टी का नाम युवा मोर्चा है। युवा मोर्चा से मैं रायपुर में विधानसभा के लिए उम्मीदवार हूं, और ऐसे ही कुछ अन्य 15-20 और पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। परिणाम जब आते हैं चुनाव के, मतदान के बाद, तो पाया जाता है कि मैं चुनाव में युवा मंच की ओर से जीत गया, सबसे ज़्यादा मत मुझे मिले, और इस प्रकार मैं यहाँ का विजेता घोषित हुआ। अर्थात मैं यहाँ से अब विधायक बना मैं युवा मोर्चा से। लेकिन युवा मोर्चा की दूसरी जगहों में स्थिति बहुत बेकार। अब मैं सत्ता में रहना चाहता हूँ, अकेले मेरी कोई पूछ नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगा? मैं सत्ता दल, जो दल के पास सबसे ज़्यादा संख्या है सीटों की, उस दल में शामिल हो जाऊँगा। मुझे जनता ने चुना है युवा मोर्चा के प्रत्याशी के नाते, और अब मैंने दल बदल दिया। अब मैं बन गया किसी अन्य पार्टी का प्रत्याशी, किसी अन्य पार्टी का विधायक। प्रत्याशी एक पार्टी का रहा, लेकिन विधायक में दूसरी पार्टी का बन गया जीतने के बाद। इसे कहते हैं दल बदल। 1967 के चुनाव की ये बहुत खास बात थी। इसने राज्यों में सरकारों को बनाना, सरकारों को बिगाड़ना, जोड़ तोड़ करना, भ्रष्टाचार बढ़ाना, इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। आज मैं इस दल में, कल मैं उस दल में। कल यदि मैं वहाँ, मेरी इच्छाएं वहाँ पूरी नहीं हुई, मेरी आकांक्षा पूरी नहीं हुई, मेरी उत्कंठा पूरी नहीं हुई, तो मैं बदल के अब तीसरे दल में। इस प्रकार ये दल बदल का खेल बहुत चला, और इसे ही दूसरे शब्दों में कहा गया आया राम गया राम का खेल। आया राम गया राम, आना जाना एक दल से दूसरे दल में लगातार रहा। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर लड़े, कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के लिए लड़े और जीत जाए, और जीतने के बाद उस दल को छोड़कर दूसरे में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं। ये 1967 के चुनाव की खासियत थी। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेस सरकार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीते तो थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से विधायक का चुनाव जीतने वाले कुछ लोग इन 3 राज्यों में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पर ये दल बदल देते हैं, कांग्रेस छोड़कर गैर कांग्रेसी दलों में चले जाते हैं। किस लिए? सत्ता के लोभ में। और इस प्रकार गैर कांग्रेसी सरकार को वहाँ स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो दल बदल भी सत्ता देने में, सत्ताच्युत करने में और सत्ता देने में बहुत अहम भूमिका पहली बार निभाता है इस काल में। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा
और इस दलों की अदला बदली से जो आया राम गया राम का जो जुमला जो शुरू हुआ, ये बहुत पॉपुलर हुआ। तू चल मैं आया, आया राम गया राम, ये घटनाक्रम चलता ही रहा और इसके कारण सरकारें जो हैं लगातार अस्थायी रहीं, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, आदि आदि इसकी बहुत सी बुराइयां हुई। राजनीतिक बुराइयों की शुरुआत यदि हम देखें, बुरे राजनीतिक दांव पेचों की शुरुआत, तो वो हम इसी काल में पहली बार देखते हैं, चौथे लोकसभा चुनाव में। क्योंकि इस चुनाव में पहली बार वास्तव में प्रतियोगिता थी और वो प्रतियोगिता गला घोंट प्रतियोगिता थी। क्योंकि इसके पहले सभी ओर कांग्रेस का ही बोलबाला था, कांग्रेस का ही दबदबा था। अब जब कांग्रेस पर दबाव पड़ता है विरोधी दलों का, या विरोधी दल जब अब पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि कांग्रेस की सरकारों का पतन हो, तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से ये कोशिश होती है कि गैर कांग्रेसवाद बढ़े, गैर कांग्रेसी सरकारें ज़्यादा आएँ। और ये जो प्रतियोगिता है कांग्रेस बनाम गैर कांग्रेस, इसमें जो बुराइयां सामने आईं वो इस रूप में गठबंधन के रूप में और दल बदल के रूप में।